देखिए, हमारा जेल का जो सिस्टम होता है, इसको सिर्फ़ सज़ा नहीं बल्कि ये एक मुआशरती तौर पर हकीकत इसकी ये है कि ये एक ऐसा इदारा होता है जो इस्लाह भी करता है। जो जो ग कोई गलती करके आता है तो उसको मुआशरे में दोबारा वापस भेजने के लिए तैयार किया जाता है। है कि जो तो ये ऑफिसर्स और फिर सुपरडेंट जेल तक और आईजी साहब तक, ये इंतहाई सेंसिटिव जॉब है। आईजी साहब का देखें तो मतलब लूज से मतलब कि अगर आप जेल को ज़्यादा रिलैक्स करेंगे तो वो लूज़ हो जाती है, फिर राइट होने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि क्रिमिनल लोग होते हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उनकी अपनी चाहतें होती हैं, तो कुछ और चाह रहे होते हैं खुद से तो हमने सिस्टम को चलाना होता है। हम उस कानून ज़ाब्ते के अंदर रह के हमने उसको ये देखना है। बताइएगा कि एक कैदी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब एक कैदी को जेल में जो है ना वो दाखिल करना होता है, तो उसको पकड़ने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद से लेकर जेल में दाखिले तक का क्या प्रोसेस होता है? एक्चुअली ये जब एक बंदा को क्राइम करता है तो उसके बाद एक एफआईआर जब लॉन्च होती है, फिर एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर कानून ये कहता है कि उसने 24 घंटे के अंदर अंदर जेल को प्रोवाइड करना है बंदा। वो फिर 24 घंटे के अंदर या तो उसका जुडिशल रिमांड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो फिर जेल में आ जाएगा। सही। तो जैसे में जेल में एंटर होता है तो उसकी बायोमेट्रिक होती है सबसे पहले। बायोमेट्रिक करने के बाद उसकी तस्वीर ली जाती है, जो हमारा इंटरलिंक सिस्टम है उसके अंदर सारा, और फिर उसके बाद उसका अंदराज होता है मैनुअल एक रजिस्टर के अंदर। उसमें सारी तफसील होती है, उसमें उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, उसके नाना का नाम, उसके वाइफ का नाम, अच्छा। उसका मोबाइल नंबर, उसके शादी कार्ड नंबर, उसके बाद उसकी हेल्थ कंडीशन, पूरा एक पर्चा होता है जिसमें उसका बीपी, उसका शुगर, उसकी पुरानी उसकी कोई हिस्ट्री है वो। फिर उसको साइकोलॉजिस्ट देखती है, वो उसका पूरा इंटरव्यू करती है, उसके वो मामलात वो अपने दर्ज करती है। जुडिशल के हवाले से उसके तमाम चीज़ें वो लिखी जाती हैं, और मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है, एक छाननी में जिसे कहते हैं ना गुजारना, वहाँ से गुजार के फिर उसको हम अंदर वो पहुँचता है। एक सिक्योरिटी और नज़्म-ओ-ज़ब्त को मेंटेन करने के लिए कौन सा लाएअमल अपनाया जाता है? आज जेल ने बेसिकली तो हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो इनको बुनियादी सहूलतें देने के अलावा सिक्योरिटी है। जी सर। सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते, और मेरे 40-50 बंदे अंदर ड्यूटी कर रहे होंगे, तो वो एक नज़्म ज़ब्त होता है, एक वो चीज़ होती है जो अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है, जो अंग्रेज़ ने पीपीआर रूल्स बनाए हैं, उसमें सुपरडेंट जेल को उसने बड़ा बाख्तियार और बिल्कुल जिस तरह बादशाह होता है, वाह! हम होशियार और सारे आगे पीछे ये वो एक उसका मकसद नज़्म ज़ब्त कायम करना होता है। आप सही वो पर्सनल लाइफ पर असर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर। एक तो ये है कि आप हर वक्त क्रिमिनल लोगों के साथ आपका चल रहा होता है, समझता है, क्योंकि अभी ये पोजीशन है कि अभी मेरे पास 1800 लोग हैं यहाँ पे। ये 1200 मैक्सिमम होते थे पिछले 4-5 साल पहले तक से। ये मैं उस वक्त समझूंगा कि जिस वक्त ये तादाद कम होनी शुरू होगी, सही। क्राइम कम होगा, और तो मैं उसको समझ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आज़मी और आज की इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। मुआशरा बनता है लोगों के साथ, और लोग अगर अपने आप को बेहतर करते हुए, अपने इन निज़ाम को बेहतर करते हुए, पॉजिटिविटी को फैलाते हुए मुआशरे को बेहतर बनाएँगे तो उसका असर तादेर रहेगा। हमारे बहुत से महकमे हैं जिसमें बहुत सा काम करने की ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन उसके ऊपर काम हुआ। तो अब हम देख सकते हैं कि बहुत से महकमे अब अपना काम बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे वो कोई और महकमा हो। तो आज हम जिन शख्सियत के पास मौजूद हैं, जिन शख्सियत से हम रूबरू हैं, इनसे बातें भी करेंगे, इनसे जानेंगे, इनकी स्टोरी भी जानेंगे, इनसे हम कुछ इनके महकमे के हवाले से भी जानेंगे। देखिए, मुआशरे में जो भी चीज़ें ऐड की जाती हैं उसमें हमारा जो सिस्टम होता है, रूल ऑफ़ लॉ की बात होती है, हमारे अखलाकी तौर पर जो बात होती है उसको भी देखा जाता है। ये वो लोग हैं जो कि कानून के नफाज़ बल्कि इस्लाह, नज़्म-ओ-ज़ब्त और साथ ही साथ इंसानी वक़ार की अलामत को भी बेहतर बनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़िला सरगोदा की एक अहम इंतज़ामी ज़िम्मेदारी निभाने वाली शख्सियत, सीनियर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा, मोहतरम वहीद ख़ान साहब। इनको हम पॉडकास्ट में वेलकम करेंगे, इनसे इनकी स्टोरी जानेंगे और इस सिस्टम के हवाले से भी जानेंगे। सर, अस्सलामु अलैकुम, कैसे जी, हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिन आए सर। हाँ, नहीं, थैंक यू जी, आप तशरीफ़ लाए। सर ये बताइएगा कि जब हम आप जैसी शख्सियात को, लीडर्स को देखते हैं, तो एक चीज़ ये ज़हन में आती है कि जब इन शख्सियात ने अपने ज़माने तालिब इल्मी से सीखा होगा और उसके बाद जब एक मुकाम पर पहुँचते हैं, तो वो सारा कुछ जो है उस सिनेरियो को इकट्ठा
इकट्ठा किया होता है। तो ये बताइएगा कि आपका तालीमी सफ़र और इस मुकाम पर आने तक का सफ़र कैसा रहा? जी, मैं हाँ, तो सबसे पहले तो जो मैंने मैट्रिक किया था वो फेडरल पब्लिक स्कूल था और ये जेल के बिल्कुल साथ ही है। सर और मज़े की बात ये है कि हम वहाँ से खड़े होके ना अक्सर देखा करते थे। ये पुरानी जेल अंग्रेज़ दौर की जेल थी उस वक़्त, सेल ब्लॉक बने थे, लोग छतों के ऊपर खड़े होते थे। सियासी कैदी थे उस वक़्त, भुट्टो साहब के दौर का जो ज़िया-उल-हक साहब का दौर था उसमें। तो वो छतों के ऊपर चढ़े होते थे, तो हम अक्सर कहते हैं, मैं बात भी करता हूँ कि हम जब एक-दूसरे से पूछते थे कि आगे के क्या इरादे हैं, तो हम कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूँगा, कोई कहता था मैंने पायलट बनना है, कोई आर्मी में कहता था। ये किसी एक बंदे ने नहीं कहा था कि मैं जेलर बनूँगा। अच्छा, तो फिर हम मैट्रिक किया इधर से, मैट्रिक करने के बाद सरगोधा यूनिवर्सिटी से मैंने एफ़ए किया, फिर वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर एफ़ईएल किया और फिर एलएलबी में भी थे, तो फिर जॉब का हो गया, फिर इस तरफ आ गए, सही। जॉब शुरू हो गई। सही। सर देखिए हमारा जेल का जो सिस्टम होता है इसको सिर्फ़ सज़ा नहीं बल्कि ये एक मुआशरती तौर पर हकीकत इसकी ये है कि ये एक ऐसा इदारा होता है जो इस्लाह भी करता है जो कोई गलती करके आता है तो उसको मुआशरे में दोबारा वापस भेजने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये बताइएगा कि हमारे पास बतौर सीनियर सुपरिटेंडेंट आप इसको कैसे देखते हैं कि जेल की आपकी जो रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनमें कौन से पहलू शामिल होते हैं? सुपरडेंट जेल की जो जॉब है ये हम स्पेशली जेल के जो भी को हमारे सिपाही वार्डर से लेके जो ऑफिसर्स और फिर सुपरडेंट जेल तक और आईजी साहब तक, ये इंतहाई सेंसिटिव जॉब है। आईजी साहब का देखें तो मतलब, और सुपरडेंट जेल को भी देखें तो पाकिस्तान के बिग गन्स जितने भी बड़े बड़े सियासतदान जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो जेलों में रहे हैं और वो अभी भी हैं और इसी तरह वो चलता है पूरा सिस्टम। तो ज़िम्मेदारी तो उसके ऊपर बहुत होती है और इंतहाई सेंसिटिव जॉब है। जेल की जॉब भी टेंशन वाली भी है, अंदर क्रिमिनल लोग होते हैं, सही। उनको सुधारना और उनको देखना, उनको मतलब लेके चलना, पूरे सिस्टम को चलना होता है, उसमें सिक्योरिटी को भी हमने देखना होता है। हमने देखना होता है कि जेल को इस तरीके से चलाएं कि वो लूज़ भी ना हो। लूज़ से मतलब कि अगर आप जेल को ज़्यादा रिलैक्स करेंगे तो वो लूज़ हो जाती है, फिर राइट होने का भी खतरा होता है। क्योंकि क्रिमिनल लोग होते हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उनकी अपनी चाहतें होती हैं, सो कुछ और चाह रहे होते हैं। बिल्कुल सर। तो हमने सिस्टम को चलाना होता है, हम उस कानून ज़ाब्ते के अंदर रह के हमने उसको देखना है, सही। उसके अंदर चलाना है। सही। तो ये इसी सर तरह सिस्टम चलता है। की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जेल सिस्टम को देखते हुए किन बुनियादी कवानीन और रूल्स के तहत इसको चलाया जाता है? इसमें जो बुनियादी सहूलतें हैं, इसकी तमाम जेल के अंदर हम देते हैं। बुनियादी सहूलतें जो भी एक आम इंसान की हैं, जिसमें उसका खाना खाना पीना, उसका उसका रहने का, उसके मेडिसन का, उसकी इलाज मुआवजे का, उसके तमाम मामलात को उसको इंटरव्यू भी करवाना, उसकी मुलाकात करवाना अपने रिश्तेदारों से, पीसीओज लगवा दिए हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं लोग अपने सामने देख के। सही। इसी तरह ऑडियो कॉल भी करते हैं हफ्ते में 3 दफ़ा। सही। तो उनको बुनियादी सहूलतें हम तमाम देते हैं जो हमारे पाकिस्तान प्रिजन्स रूल्स के अंदर शामिल हैं और उसके ऊपर ही हम फॉलो करते हैं उसी को। सर ये बताइएगा कि एक कैदी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब एक कैदी को जेल में जो है ना वो दाखिल करना होता है, तो उसको पकड़ने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद से लेकर जेल में दाखिले तक का क्या प्रोसेस होता है? एक्चुअली ये जब एक बंदा को क्राइम करता है तो उसके बाद एक एफआईआर जब लॉन्च होती है, फिर एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर कानून ये कहता है कि उसने 24 घंटे के अंदर अंदर जेल को प्रोवाइड करना है बंदा। वो फिर 24 घंटे के अंदर या तो उसका जुडिशल रिमांड हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर जेल में आ जाएगा। सही। तो जैसे में जेल में एंटर होता है तो उसकी बायोमेट्रिक होती है सबसे पहले। बायोमेट्रिक करने के बाद उसकी तस्वीर ली जाती है, जो हमारा इंटरलिंक सिस्टम है उसके अंदर सारा। और फिर उसके बाद उसका अंदराज होता है मैनुअल एक रजिस्टर के अंदर। उसमें सारी तफ़सील होती है। उसमें उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, उसके नाना का नाम, उसके वाइफ़ का नाम, अच्छा। उसका मोबाइल नंबर, उसके शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद उसकी हेल्थ कंडीशन, पूरा एक पर्चा होता है जिसमें उसका बीपी, उसका शुगर, उसकी पुरानी उसकी कोई हिस्ट्री है, वो फिर उसको साइकोलॉजिस्ट देखती है, वो उसका पूरा इंटरव्यू करती है, उसके वो मामलात वो अपने दर्ज करती है। जुडिशल के हवाले से उसके तमाम चीज़ें वो लिखी जाती हैं।
और मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है, एक छाननी में जिसे कहते हैं ना गुजारना, वहाँ से गुजार के फिर उसको हम अंदर वो पहुँचता है एक जगह तक। सर देखिए लोग क्रिमिनल्स होते हैं और इतने हार्शली भी हो जाते हैं, तो ये बताइएगा कि सिक्योरिटी और नज़्म-ओ-ज़ब्त को मेंटेन करने के लिए कौन-सा लाएअमल अपनाया जाता है? जेल ने बेसिकली तो हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो इनको बुनियादी सहूलतें देने के अलावा सिक्योरिटी है। जी सर। सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते किसी किस्म का। सिक्योरिटी के लिए हम देखें तो हमारी मेन वॉल्स हैं, फिर इनके अंदर उसके बाहर वाली साइड पे हमारे सिक्योरिटी वॉल्स भी हमने बनाई हुई हैं। फिर हमारे टावर्स भी हैं, हमने एलएमजीज़ लगाई हुई हैं, हमारे जवानों ने A1 के ऑफिसर्स ने भी हमने आर्मी से उधर कोर्स किए हुए हैं, वेपन्स कोर्स किए हुए हैं, वेपन हैंडलिंग कोर्स किए हुए हैं। अमेरिका के अंदर भी हम लोग कोर्स करते हैं सारे ऑफिसर्स। तो इसके ऊपर फिर हम सिक्योरिटी में अंदर एक नज़्म-ओ-ज़ब्त होता है जो जेल को चला रहा होता है। आप देखें जब जेल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक साथ 1800 इनमेट्स हैं हुँ। और मेरे 40-50 बंदे अंदर ड्यूटी कर रहे होंगे। तो वो एक नज़्म-ओ-ज़ब्त होता है, एक वो चीज़ होती है जो अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है, न जो अंग्रेज़ ने पीपीआर रूल्स बनाए हैं। उसमें सुपरडेंट जेल को उसने बड़ा बाख्तियार और बिल्कुल जिस तरह बादशाह होता है, वाह! हम होशियार और बहुत सारे आगे पीछे ये वो एक नम उसका मकसद वो ज़ब्त कायम करना होता है। से वो एक साइकोलॉजी कह लें आप उसको कि वो लेके उसके मुताबिक कैदी हवालाती ने परेड में बैठना है, सर नीचे करके बैठना है, ऊपर नहीं देखना जब सुपरडेंट जेल विज़िट कर रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं जो वो पूरा हम इसको सिक्योरिटी का देखते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर हम हमारा डिस्क सिस्टम होता है मेन वॉल के साथ-साथ, जिस तरह बॉर्डर्स के ऊपर चलता है। हमारे डिपार्टमेंट्स को सेमी आर्मी भी कहते हैं क्योंकि इसके सारे तरीके वही आर्मीज़ वाले हैं। तो डिस्क सिस्टम होता है कि एक बंदा यहाँ से डिस्क लेता है 5 नंबर तो उसने अगले को देनी है, अगले ने अगले को देनी है, वो 3 मिनट या 2 मिनट के बाद फिर वापस आनी है, अंदर होनी है। वो सर्कुलेट हो रही होती है मेन वॉल के साथ-साथ सारा मूवमेंट चल रही होती है हमारी। इसके अलावा टावर्स के ऊपर बंदे होते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वेरी नाइस। कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, हर जगह वो वॉच मिल कर रहे होते हैं। सर जेल के करीब जहाँ पे कैदी मौजूद है, तो वहाँ पे भी होते हैं? जी, जेलों के अंदर जहाँ पे हमारा एक नया सिस्टम आ गया है, जी, जी। पीएमआईएस सिस्टम, उसको पूरे पंजाब में लॉन्च किया उन्होंने, जिसमें पंजाब की तकरीबन 25 से 30 जेलें कंप्लीट हो गई हैं। बाकी अगले फ़ेज़ में हैं जिनके ऊपर उनका वर्किंग शुरू हो गई है, उनके ऊपर उन्होंने नक्शे ले लिए हैं और सारे काम कर रहे हैं। उसमें तकरीबन हालात ये हैं कि वो मॉनिटर हो रही होती है हेड ऑफ़िस में, पूरा पंजाब। सही। तो कई दफ़ा तो इस तरह होता है कि किसी जेल के किसी जगह पे कोई कैदी अगर लड़ पड़े हैं, तो सुपरडेंट जेल को ऑफ़िस में नहीं पता होता और वो हेड ऑफ़िस से कॉल आ जाती है, सर आपकी फलाँ बारीक में बंदे लड़ रहे हैं। मतलब इतना मॉनिटर हो रहा होता है। ये सर्विलेंस चल रही है। या सर देखिए कि जो कैदी होता है वो फीमेल भी है, वो माइनर्स भी है, जेवेलाइन भी आता है इसमें, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उसकी क्लासिफ़िकेशन कैसे की जा रही है? ये जेल कानून है जी, ये 1978 में प्रिज़न रूल्स जो हमारा चल रहा है, उसके बाद ये बना तो पहले अंग्रेज़ दौर का, फिर इसमें अमेंडमेंट होती रही है, प्रिज़न एक्ट फिर 18 बेसिकली तो ये 1894 में बना था प्रिज़न एक्ट जो अंग्रेज़ ने बनाया था। सही। फिर इसको तरमीम करते-करते यहाँ तक लेके आए हैं, वक़्त के साथ-साथ तरमीम्स होती हैं। उसमें जेल की भी क्वालिफ़िकेशन है और इसकी तमाम जितने भी इनमेट्स हैं उनकी भी क्लासिफ़िकेशन है। सही। मतलब उसमें आप जो कानून के अंदर लिखा है कि जो 18 साल से कम उम्र हैं वो अलहदा रहेंगे, बिल्कुल सही। बड़ों के साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। 18 से 22 तक फिर एक अलहदा क्लास बनी हुई है, उसमें रहेंगे, वो उनके सेपरेट रहेंगे। इसी तरह फीमेल फीमेल वार्ड में रहेंगी और वो अमूमन जेल के गेट के अंदर वाली साइड पे पहली वार्ड वो होती है ताकि वो सेफ रहें, वो नज़र में रहें हर वक़्त। और इसी तरह फिर कानून तो कहता है कि डकैतों को अलहदा रखें, वो और इन दूसरों को अलहदा रखें, वो फिर इनकी जितनी भी क्लासिफ़िकेशन हुई है उसके मुताबिक हम उनको रखते हैं। साइमौत के कैदी अलहदा होते हैं, हाई सिक्योरिटीज़ के अलहदा होते हैं, दहशतगर्द अलहदा होते हैं, 16 एमपीओ के अलहदा होते हैं। सही। इसी तरह जो दूसरे कैदी होते हैं हमारे जो काम कर रहे होते हैं, उनकी अलहदा होते हैं, सबकी अपनी-अपनी। सही। हाँ, उनको उसी तरह डील भी किया जा रहा जी होता है। उसी तरह डील किया होगा। अच्छा, जेल में मौजूद जो कैदी होते हैं, उनको एक-दूसरे से बचाने के लिए भी जो है वो एक्टिवनेस दिखाई जाती है? जी, डेफ़िनेटली हमने हर चीज़ के ऊपर हमारी नज़र होती है, हम देख रहे होते हैं, कोई किसी को तंग ना करे, कोई किसी को और जिस तरह पहले वो फ़िल्मों में आता था पंजाबी, वो नहीं है सिस्टम। अच्छा वो नहीं है, वो एक वहाँ तासुर रह गया बस। नहीं, वो तासर वो पहले होता था जब अंग्रेज़ दौर की जेल थी,
बेसिकली तो अंग्रेज़ ने बनाई थी, वो सेल सिस्टम था और सेल के अंदर वो कहता है एक बंदा रहे, अगर 2 बंदे और आप डालेंगे तो वो फिर एक फ़ोर्स चलता था। अभी तो बैरक्स नई बन गई हैं और बड़ी खुली उनके देखते हैं आप कि बैरक्स बनते हैं, उसको आर्किटेक्ट बड़ा देख के हमारे ऑफ़िसर्स हम बैठ के उसको देख के उसको सिक्योरिटी को भी पहले देखते हैं, फिर उनके सारे सिस्टम को देखते हैं। वो खुली बैरक्स होती हैं, बड़े आराम से रहते हैं। सर एक तासुर ये भी आता है ना कि कैदियों में भी ग्रुपबंदी बन जाती है जो कि शायद नुकसानदेह हो सकती है। ये भी देखने में मिलता है। ये होता है कई जगहों जेलें ऐसी हैं जहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अब शाहपुर जेल है हमारे साथ, वहाँ पे ये एक तासुर है कि वहाँ पे चूँकि वो जेल बेसिकली खुशाब डिस्ट्रिक्ट की जेल नहीं है, तो वो खुशाब डिस्ट्रिक्ट वो सारा वहाँ पे आता है क्रिमिनल्स। अब वहाँ पे आधे सरगोदे की भी 3 तहसीलें हैं, वो खुशाब और सरगोदे वाले फिर ग्रुप बना लेते हैं और इस तरह होता है। लेकिन वो हमारा जो स्टाफ होता है, हम लोग हमारा बेसिक काम ही ये है कि हमने वो नहीं बनने देना और उनको नहीं चलने देना। स हमने अपनी चलानी है, हमारा ऑब्वियसली कानून कहता है। सही है। सर आम लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि जो कैदी होते हैं, उनकी जो इंसानी हकूक होते हैं, उसको पामाल किया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मेरा ख़्याल है कुछ बंदा कुछ सोच भी नहीं सकता। मतलब आम बंदा है जिसको आप नहीं देख सकते कि हम इंसानी हकूक को पामाल करना तो बड़ी दूर की बात है। हुँ। आप देखें कि 7 दिन चिकन आप आम बंदे बाहर नहीं खा सकते। सही यहाँ पे 7 दिन चिकन पकता है, है। यहाँ पे ज़र्दा भी पकता है 2 दिन। यहाँ पे ईद के ऊपर सेवइयाँ, हलवे हर चीज़ बनती हैं जो घरों में बनती हैं बाहर आपके। तो यहाँ पे खाने के लिए उसको रोटी का एक स्टैंडर्ड साइज़ है और वो देसी आटा हम अपनी गंदम लेते हैं। डीसी साहब को हमारा एक एमओयू साइन हुआ है पंजाब लेवल पे। डीसी को लेटर लिखते हैं, डीसी साहब फिर फूड को हमने लिखा होता है, फूड से हम गंदम उठाते हैं, अंदर हमने चक्कियाँ लगा ली हैं जिनों के अंदर, वहाँ पे आटा अपना पिसवाते हैं। पहले आटा ठेकेदार से आता था तो वो अच्छा नहीं होता था। मतलब हम इनकी सेहत का इतना ख़्याल रखते हैं। सही ये देसी रोटी होती है, चिकन 7 दिन होता है, उसके बाद सुबह पराठा होता है। आप अगर मैं आप विज़िट करना चाहें तो मैं आपको करवाऊँ कि आप गोदाम देखें वहाँ पे आप इनकी चाय के लिए ओलपर का दूध होता है। हुँ। कि चाय के लिए आप हमारा जो ठेका हुआ है पूरा पंजाब का, फैक्ट्री के ऊपर हमारे ऑफ़िसर जाके खुद सील करके वहाँ से निकलवाते हैं, पूरे पंजाब का माल। इसी तरह चाय जो पत्ती है वो विटाल की है, इसी तरह कनोला ऑयल है, इसी तरह वो चीज़ें हैं जो आम लोग घरों में इस्तेमाल नहीं करते। सही। इनकी सहूलतों के हिसाब से तो हम खाने-पीने की ये है। मेडिसिन के लिए ये है कि इसको गवर्नमेंट पंजाब ने बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया और बड़ा ही अच्छा स्टेप है कि हेल्थ काउंसिल एक बना दिया है जिसमें सुपरिटेंडेंट, डीसी और सीओ हेल्थ होता है। वो मंथली मीटिंग करते हैं, विज़िट करते हैं, इनको क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इनकी मेडिसिन के हवाले से। पहले अंग्रेज़ पुरानी जो कानून था कि इनको कुछ चीज़ें मेडिसिन कम हो गई हैं जी, मिल नहीं रही जी, वो 100 मसले होते थे। अभी तो उन्होंने डीएचक्यू को दे दिया हॉस्पिटल। वो उनके अभी मेरे पास आप बाहर जाएँ तो इतने डॉक्टर नहीं होंगे, मेरे पास इस वक़्त 10 से 12 डॉक्टर काम कर रहे हैं। खे और रूटीन वाइज़ आते हैं, कोई रात को भी होते हैं, शाम को भी अलहदा होते हैं, दिन को अलहदा होते हैं। सही। 2 डेंटल सर्जन है, फीमेल डेंटल है, मेल का डेंटल है, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट 3 है मेरे पास, इसी तरह फीमेल डॉक्टर 2 हैं मेरे पास, इसी तरह मेल डॉक्टर मेरे पास 5-6 हैं। तो बहुत एक डिस्पेंसर हैं, एलएचवी है, बहुत ज़्यादा। इनकी तमाम बुनियादी सहूलतों का हम ख्याल करते हैं, इनको खाना अच्छा देते हैं, इनको रहने के लिए हमने खुली बैरक्स हैं उसके अंदर इनको जगह दी है। सर्दियों में अभी हमने इनको कंबल नए मंगवाए, अभी 500 कंबल मेरे पास कल आया है, वो हमने इनको दिए हुए हैं। इनको हमने शीटें लगवाते हैं ट्रांसपेरेंट जिसमें से नज़र आ रहा होता है उनको ताकि हवा तंग ना करे। गर्मियों में एयर कूलर हम देते हैं, हुँ। उसके अलावा फ़ोम के गद्दे इनको अलाउ किए हुए हैं, इनको हमने तकिए तक अलाउ कर दिए हैं, एलसीडीज़ लगी हुई हैं, केबल्स चल रही हैं। शुभमन जेल के विज़िट के ऊपर जो होता है मेरा ख़्याल है कुछ 70-80% तो सवाल होते हैं जी हमें फ़लाँ मूवी देखनी है वो दिखवा दें। अच्छा। तो यहाँ तक ये हालात हैं तो उसको जो आप बात कर रहे हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सर इतनी ज़्यादा सहूलियात है, ये तो अ, हर कोई चाहेगा फिर यही आ जाए। जी, यही हालात हैं, जेलें अभी बहुत ज़्यादा आगे चली गई हैं। मतलब इनके खाने-पीने आप बिलीव करेंगे हमारे पास कई मतलब बाईपास ऑपरेशन हुए हैं यहाँ से, बंदे ओके। जाके ऑपरेट करवाए हैं कई लोगों ने, हम ऑपरेट करवाते हैं। अभी भी मेरे 4 बंदे डीएचक्यू हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सो ऑपरेशन हुए हैं उनके। तो मतलब हम कंप्रोमाइज़ इस चीज़ पे तो हम कर ही नहीं सकते। हमने जस्ट कॉल एम्बुलेंसेज़ हमें मिली हुई हैं, हमें 1122 हमने कॉल करनी है विदिन 1 मिनट्स वो आते हैं, वेरी उसको नाइस। ट्रांसफ़र करते हैं हम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका ख़्याल किया जाता है, इनके राइट्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल किया जाता है।
आगे फिर सुपरजेज की डिपेंड करता है कि उसने अपनी सिक्योरिटी को भी देखना है और उसको जेल को ऑब्वियसली। चलाना है उसकी। सर बच्चे भी ऑब्वियसली इसमें मुलविस होते हैं किसी न किसी जुर्म में और ख़वातीन भी होती हैं। ख़ास तौर पे इनके लिए क्या इक़दामात उठाए गए यहाँ पर? बच्चों को हमने अलहदा रखा होता है, बच्चों को स्कूलिंग करवाते हैं, अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको पूरा हम उसकी बुक्स मुहैया करते हैं, उसको टीचर देते हैं। सही। बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर से भी हमने टीचर किए हुए हैं, बाहर से भी टीचर लेके आए हुए हैं, बाहर से भी टीचर, इसी तरह फीमेल को कुरान पाक पढ़ाने के लिए बाहर से हमने टीचर एक प्रोवाइड की है। फीमेल्स को और बच्चों को हम इन पढ़ना तो पढ़ाएँगे, बच्चों ने तो मस्त पढ़ना है। फीमेल्स ने भी हमने इनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। हाँ जी, वो हमने सब इनका कपड़ों का ख़्याल, इनको कपड़े देते हैं। जर्सियाँ अभी मेरा ख़्याल है मैं इस सर्दियों में तकरीबन कुछ 6-7 800 के करीब जर्सी हमने इनको प्रोवाइड की है। हर बंदे को आते ही पहले दिन जब मुलाज़ा होता है देखते हैं जर्सी नहीं है, फ़ौरन जर्सी इशू करते हैं। इसकी हाइजीनिक किट बनी हुई है, वो हम देते हैं हर बंदे को, जिसके अंदर उसका रेज़र है, अंदर जो उसके बाल होते हैं साफ़ करने के लिए। उसके अलावा उसका टूथपेस्ट है, उसका टूथब्रश है, उसका साबुन है, उसका ऑयल लगाने के लिए। हुँ। ये एक पूरी किट बनी होती है, ये हम उसको हर बंदे को देते हैं। और फिर उसमें ये चेक एंड बैलेंस भी किया जा रहा है। जी चेक एंड बैलेंस होता है, ये अलीम खान फाउंडेशन प्रोवाइड करता है पूरे पंजाब को, तो वो दर्ज हो जाती हैं और उसके मुताबिक जिस तरह वो इशू हो रही होती हैं, वो डेली बेसिस से अलाउ करवाते हैं। सर सर ये जो मंशियात के आदी होते हैं, नफ़सियाती मसाइल के शिकार होते हैं, उनको कैसे डील किया जाता है? मुंशात वाले बेसिकली तो मुंशात सबसे ज़्यादा तंग जो जेलों के अंदर लोग करते हैं वो होते ही मुंशात के हैं। ठीक है। एक तो वजह ये है कि जब वो उनको पकड़ते हैं तो वो चूँकि क्रोनिक वो उसकी उनकी पोजीशन होती है मुंशात पी-पी के, अच्छा। जब वो छोड़ें तो वो मरने पे होते हैं कि वो मर जाएँगे। उनको हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं हमारे, हमने हॉस्पिटल्स ने बनाए हैं सब। उसके साथ एक वार्ड होती है जिसके अंदर हम पहले इनको एडमिट करते हैं, वहाँ पे इनको स्टेबल करते हैं 3, 4, 5 दिन, 7 दिन जितना लग जाए, इंजेक्शन लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं। जब उनकी तबीयत बहाल हो जाए तो फिर हम उनको मुंशात आता भी एक अलहदा है, उसके वार्ड्स अलहदा हैं, वहाँ पे फिर इनको शिफ्ट करते हैं। सर सर आपके तजर्बे में आपने एक अच्छा खासा वक़्त लगाया। जेलों को, इस सारे महकमे को, इदारे को सबसे बड़ा चैलेंज क्या फ़ेस करने को मिल रहा है? जिलों को सबसे ज़्यादा तो हमें होता है सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, हमारे पास टेररिस्ट होते हैं बहुत बड़े-बड़े, एक वक़्त था उस वक़्त तो सिक्योरिटी थ्रेट बहुत है, हमारे बहुत से ऑफ़िसर्स जवान शहीद हुए हैं। और उसके अलावा मेरा नहीं ख़्याल कि कोई अगर आप काम ठीक कर रहे हैं तो आपको कोई इस तरह के इशू आएँ, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर गवर्नमेंट पंजाब सीएम साहिबा की बड़ी हमारे ऊपर बड़ा अच्छा एप्रिशिएट कर रही हैं हमें काम करने का। और होम सेक्रेटरी साहब हैं ऑनरेबल, वो हमारे आईजी साहब, मतलब वो जो काम करने वाला है उसको बाकायदा एप्रिशिएट करते हैं। जो काम करने वाला नहीं वो ऑटोमेटिकली उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो छाननी में लगता है वो निकल जाता है। जिसकी हल्की सी कुछ शिकायत आई, जो उनको इंटेलिजेंस रिपोर्टें आ रही होती हैं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टें जा रही होती हैं, तो वो खुद ही आउट हो जाता है फील्ड से। सही। सर एक नौजवान जो गलत रास्ते पर जा रहा है या उसका दिमाग ही ऐसा बन चुका हुआ है, तो जेल का तजुर्बा उसके लिए क्या पैगाम रखता है? यहाँ पर तो सहूलियात भी बहुत हैं, ऑब्वियसली होनी चाहिए, बुनियादी हकूक भी हैं, लेकिन सबक-आमोज़ इसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए कि वो डर के मारे दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे? इसमें मैं एग्री थोड़ा-सा नहीं करता बाकी सिस्टम के साथ, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से एक होता है, मीटिंग्स के अंदर भी मैं कहता हूँ कि जब तक आप जेल को टाइट नहीं करेंगे, आपका क्राइम कम नहीं होगा। सही है। अगर जेल में हमने उनको 7 दिन कुकड़ भी खिलाने हैं, हमने उनको ज़र्दा भी और ओलपर के दूध, और आप रमज़ान शरीफ में दूध सोडा बनता है जामे शीरी का और ओलपर के दूध का। ये बंदे आम कोई बंदा बाहर अफ़ोर्ड नहीं करता। तो सही है। इसी तरह पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, फ्रूट चाट, ये रमज़ान शरीफ में हम देते हैं। अब मेरा मौक़िफ़ ये है कि उनके राइट्स तो उनको ज़रूर दें आप, जो राइट्स हैं। वो ये राइट्स नहीं है कि हम उनको पकोड़े, समोसे भी खिलाएँ और जलेबियाँ भी खिलाएँ। खाना उनको देना चाहिए, दें, लेकिन एक उस हद तक हेल्दी जो उनकी एक चीज़ उनके जो है उसको पूरा करने के लिए, ना कि हम उनको ज़र्दे भी खिलाएँ और हलवे भी खिलवाएँ। ये मैं तो मतलब इसको एग्री नहीं करता गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ, गवर्नमेंट बेहतर समझती है। सही। जेल को जब तक टाइट है, हम लोगों ने अमेरिका में कोर्स किया है, 1 महीने का कोर्स था हमारा। अब वहाँ की जो सी क्लास जेल है, वो हमारी हाई सिक्योरिटी जेल से ज़्यादा टाइट है। मज़े की बात है, जो ह्यूमन राइट्स की बात सबसे ज़्यादा करते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं।
वहाँ की सी क्लास जेल हमारी दहशत गर्दों की जेल हाई सिक्योरिटी से ज़्यादा टाइट है। ओह! उनको वो देखने के वो तो बाहर सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने बाहर देखना है। सेल्स बंद है उनके और कंप्यूटर से लॉक सिस्टम है, एक बंदा मॉनिटर कर रहा है, वहीं से वो ओपन करता है एक सेल को, अगर उसने बाहर उसको निकालना है, वो अंदर ही बंद है। 1 घंटे के लिए बाहर निकलते हैं, वो भी एक हॉल बना होता है कवर्ड, उसके अंदर वो खाना खाते हैं या इंडोर को गेम्स करते हैं। अब हमारे बंदे तो सुबह निकलते हैं, नमाज के वक़्त निकलते हैं, अपने हाथों के अंदर वो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, वो वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, वो गप्पे भी लगा रहे हैं, ताश भी खेल रहे हैं, अपना कैरम बोर्ड भी खेल रहे हैं और मस्जिदें बनी हुई हैं बड़ी अंदर, वो मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। शाम को उन्होंने बंद होना है। तो जेलों को टाइट करें, उनके बुनियादी सहूलतें दें, लेकिन उनको टाइट करेंगे तो क्राइम कम होगा। सही। अगर हम उनको बंदा हमारे पास जो जेल से बाहर से बंदा आता है ना, उसका मिसफ़र्शें आ रही होती हैं कि जी ख़्याल करना है। जब वो अंदर आता है, ये जेल है, जितने वही बात कि इतने जो राइट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा हम उनको दे रहे हैं। सही। वो उसका झाका होता है। ऑब्वियसली। सर ये इस ड्यूटी को करते हुए मैं इख्तिताम की जानिब जा रहा हूँ। इस ड्यूटी को करते हुए आपकी पर्सनल लाइफ़ पर असर पड़ता है? डेफ़िनेटली पड़ता है हमारी लाइफ़ के ऊपर। एक तो ये है कि आप हर वक़्त क्रिमिनल लोगों के साथ आपका चल रहा होता है। तो दूसरा तो पर्सनल हो जाते हैं। पर्सनल भी होते हैं, फिर आप हर वक़्त खिंच-खिंच टेंशन में होते हैं, हर वक़्त कोई ना कोई टेंशन आपको रहती है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। अभी सोशल मीडिया का और कंप्यूटर सिस्टम है, व्हाट्सएप जो ऊपर ग्रुप्स बने हैं, चल रहे हैं, ये भेजें, ये आ गया, ये भेजें, हर वक़्त ज़ूम पे मीटिंग्स जी। नया सिलसिला शुरू हो गया, 1 मीटिंग ख़त्म होती है, दूसरी ज़ूम पे आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी आ जाती है। अब वो जो हमारा जो कंप्यूटराइज़ सिस्टम है, उसने दुनिया को और सिस्टम को इतना एडवांस कर दिया है, तो डेफ़िनेटली वो घर को आप टाइम नहीं दे सकते। सुबह आपने आना है, रात तक आप इसी काम, रात को भी ऑफ़िस में आके डाक निकालते हैं और एक छुट्टी नहीं है। जब तमाम डिपार्टमेंट्स घरों को चले जाते हैं, ईद को हमें होता है कि आपने छुट्टी कैंसल हो जाती है। जितनी बड़ी बिग हॉलिडेज़ होती हैं, हमारी छुट्टियाँ कैंसल हो जाती हैं और फिर अगर आप छुट्टी हमारी कैंसल कर रहे हैं, तो हमारे भी ह्यूमन राइट्स हैं, आप हमें उसके अल्टरनेट कोई चीज़ तो दें। सही। हमें वो डेली दें कम से कम, हमें वो तनख्वाह के अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप काम तो करें, आपकी छुट्टी भी कोई नहीं है, वही पे है, वही सिलसिला है। तो फैमिली के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, वो उसका असर पड़ता है। जब आप फैमिली को टाइम नहीं देते, जब आप फैमिली को फिर आप हर वक़्त थके हुए जब रात को घर में एंटर होते हैं, तो फैमिली पे असर पड़ता है। बल्कि मैंने तो सजेस्ट किया था कि फैमिलीज़ को भी और इनको कोर्सेज़ भी करवाने चाहिए मुख्तलिफ साल के बाद, ऑफ़िसर्स को, सबको। आप इनको छुट्टी भी दें, हफ़्ता 15-15 दिन छुट्टी दें जी, आप घूमें-फिरें जाएँ, मरी ट्रिप्स इनके लगवाएँ, बिल्कुल। ताकि वो रिलैक्स हों। सारा साल एक हाँ, ही काम रूटीन करते में। हैं तो एक रूटीन और क्रिमिनल लोगों के साथ पल्ला। देखिए ना, एक बंदा क्रिमिनल है तो पूरा मोहल्ला उससे तंग होता है। ऑब्वियसली। और जहाँ पे तो पूरे 1800 बंदे हैं और वो पूरे ज़िले के चुन के सबसे जो हैं डेंजरस वो बंदे पड़े हैं। तो उनके साथ आपका हर वक़्त रोला है पल्ला, कोई ना कोई। क्रिमिनल लोग ने तो अपनी ही सोच रखनी है, उसने तो अपना सोच रहा होता है, वो अपना चल रहा होता है। वो कुछ अल्लाह माफ़ करे अपने मंसूबों के साथ चल रहे होते हैं। हमने उनके मंसूबों को तोड़ना है, हमने उनको अपने सिक्योरिटी को देखना है, हमने तमाम मामलात को देखना है। सर जब कोई नौजवान लड़का एक कोई कमिट कराता है कोई ऐसा क्राइम, तो आप उसको कैसे देख रहे होते हैं? दुःख भी होता होगा ऑब्वियसली आप भी बाप हैं। इस उम्र में है कि आपने जवानी भी देखी, लोगों को देखा, लोगों के रवैयों को देखा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नो डाउट इसमें दुःख होता है और अनफॉर्चुनेटली हमारा ना माशरा हम इतने गिर चुके हैं कि अभी पहले ये होता था कि फ़ीमेल मैक्सिमम जो ना, अगर आपके पास 20 फीमेल्स प्रिज़नर्स हैं, तो 17 से 18 वो होती थी जो हदूद केस, मतलब को बच्ची से गलती होगी, ज़िना के केस हुए, इस तरह के केसेस होते थे, या घर से भाग गई, अल्लाह माफ़ करे। तो अभी फीमेल और बच्चे, तो ये बड़ा दुःख होता है कि हमारे माशरे ने इनको किस तरफ चलाना शुरू कर दिया है। अभी अगर किसी ने फैमिली के अंदर दुश्मनी चल रही है, बदला लेना है, तो वो कोशिश करता है कि मैं छोटे बच्चे को तैयार करता है अपने बच्चों को, भतीजे को, भांजे को, जिसको भी 12 साल से नीचे, क्योंकि उसको मेजर पनिशमेंट नहीं होनी, तो उससे वो पूरा करवाता है। इसी तरह फीमेल्स, अभी बच्चे और फीमेल्स, इनकी 90% जो आते हैं वो मुंशियात स्मगलिंग में, और उसके बाद मर्डर। ये बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तवज्जो दें। जैसे कि चीज़ें डिजिटलाइज़ भी हुई हैं, बेहतर हुई हैं, पहले से तो बहुत बेहतर हुई हैं। उसको देखते हुए
उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे सरगोदा की अगर फ़िलहाल बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि क्राइम कम हुआ? क्राइम देखिए, मैं तो क्राइम उस वक़्त कम समझूँगा जब जेलों के अंदर से हमारी देशो कम होगी से। अब जेलें, मैं सरगोदा जेल जब पहले मेरी पोस्टिंग बतौर असिस्टेंट सुपरडेंट रही थी, तो ये 4 साढ़े 400 लोग होते थे अंदर। और वक़्त के साथ-साथ जब भी हमारी पोस्टिंग हुई है, जिस जेल पे हम दोबारा गए हैं, तो उसका 200-300 ग्राफ ऊपर ही गया है क्रिमिनल्स का। तो मैं तो उसको नहीं समझता, क्योंकि अभी ये पोज़ीशन है कि अभी मेरे पास 1800 लोग हैं यहाँ पे। ये 1200 मैक्सिमम होते थे पिछले 4-5 साल पहले तक से। ये मैं उस वक़्त समझूँगा कि जिस वक़्त ये तादाद कम होनी शुरू होगी, सही है। क्राइम कम होगा, तो मैं उसको समझूँगा। अब सीसीडी के आने से नो डाउट कि बहुत क्राइम बहुत बड़ा कम हुआ है। लेकिन जो छोटे क्राइम्स हैं वो उसी तरह चल रहे हैं। अब वो उनको आप खैर रोक भी नहीं सकते। अब इनके लिए अल्टरनेट सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, देखने वालों के लिए कोई पैगाम? सिर्फ़ देखने वालों के लिए बस अपने बच्चों को उनकी तरफ तवज्जो दें, जो भी बच्चों को सँभालें। बहुत कम होते हैं, 45 से ऊपर बंदे, फ 35 फ 40 के बंदे मेरे ख़्याल है, मैं अगर निकालूँ तो तकरीबन मेरे पास 20% हो गए। सही। अब 18 से लेके और 30 साल तक के दरमियान जो है, ये 70-80% है। सही। तो उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स का कह लें कम तवज्जो, या माशरे का कह लें, बेसिकली तो मेरा ख़्याल है एजुकेशन है। अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर ये चीज़ सारी चीज़ें चलती हैं। फिर कुछ भूख इफ़लास से भी सिलसिले चलते हैं। कुछ पिछले टेन्योर्स में तो ये हालात थे ना कि क्राइम को करना लोगों के ज़हन से झाँका ही उतर गया था कि क्राइम करना तो क्या है। अभी थोड़ा-सा डर सीसीडी की वजह से, गवर्नमेंट पंजाब की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से एक डर फिर आ गया है कि अभी क्राइम करते हुए लोग सोचते हैं और डरते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चों की तरफ तवज्जो दें, बच्चे पढ़ाएँ, जब तक एजुकेशन नहीं होगी माशरा चेंज नहीं होगा। माशा चेंज नहीं हुआ। सर, थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया, आंसर आप रिसीव प्लीज़। सर, बहुत शुक्रिया। देखिए कि हमारा मुआशरा जो है वो इस्लाही कामों से बनता है, अवेयरनेस से बनता है। और जो लीडर्स होते हैं वो अपना काम बासलाहियत होकर, बाकिरदार होकर कर रहे होते हैं, तो ही बेहतरी आती है। सर ने बड़ी खूबसूरत बातें की और खुलकर बातें की। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाही पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए बात की, अवेयरनेस की बात की। ऐसी कोई बात नहीं की जिसका आम तासुर जो है वो लोगों पर जा रहा है। ऑब्वियसली चीज़ें डिजिटलाइज़ होने के बाद और बेहतर हो गई, और उम्मीद है, बल्कि उम्मीद वासी क्या कि और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और बिल्कुल बेहतरीन हो जाएँगी। हमें इन जैसी शख्सियात को देखकर ये लगता है कि ये वाक़ईतन पाकिस्तान के नाम को जो है वो किस तरह से आगे लेकर चल रहे हैं, और अपने आप के नाम को पीछे रखते हुए पाकिस्तान का नाम पहले आगे रखते हैं। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे, तेरे गाज़ी, तेरे जाँबाज़ चले आते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।